नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। साथियों, आरआरबी और एएलपी 2024 की भर्ती के लिए आपकी केमिस्ट्री क्लास का समय हो चुका है और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं केमिस्ट्री की एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में, यानी कि जिसको परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध कहते हैं। सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखो मेरे दोस्त, कनेक्ट हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए। आज की जो क्लास होगी इसमें हम शुरुआत करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, यानी कि परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध के बारे में पढ़ेंगे। और आज की क्लास बहुत आसान क्लास है, बस शर्त यह है कि ध्यान से सुनते जाना। जय श्री राम भैया, प्रताप जी। ठीक है मेरे भाई। और किसी का यदि कोई भी प्रश्न होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए या व्यक्तिगत तौर पे मैसेज कर दीजिए। आपके मैसेजों का रिप्लाई आपको जरूर से जरूर मिलता है, ये बात आप भी जानते हो। ठीक है मेरे भाई, और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बस खाली आप सुन लेंगे, ठीक, ध्यान से सुनिएगा क्लास को। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी हद तक आप चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है भाई, टेलीग्राम पे जरूर मैसेज करिएगा अगर कोई डाउट आता है आपका। ठीक है मेरे भाई, और एक चीज़ जरूर समझ लो कि क्लास एंड होने के बाद जो मैं टेलीग्राम पे मैसेज डालता हूँ कि आपको क्लास कैसी लगी, इस बात से ये पता चलता है कि आप क्लास देख रहे हैं। तो आप वहाँ पे अपना रिएक्शन अवश्य दिया करो जैसी भी आपको क्लास लगी हो, क्योंकि इससे ये मालूम चलता है कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हो, आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट, है ना। तो इससे बहुत हेल्प हमें भी मिलती है और आपको भी भविष्य में मिलेगी, क्योंकि आप लगातार यदि पढ़ रहे होंगे तो आपका सिलेबस आसानी से कंप्लीट होगा। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज़ ये है कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अंग्रेजी में भी बताया करो। तो मेरे भाई एक चीज़ समझ लो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में मैं आपको समझाता हूँ। जिस भाषा में आप सहज हो आप उस भाषा में लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना क्लास को, केवल आसान क्लास है आज की, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बेहद आसान क्लास है। अगर आप सुनोगे तो सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी। मेरे भाई, क्लास की शुरुआत करने से पहले कल शायद मैंने क्रिस्टलीकरण तक आपको बता दिया था कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। आप जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि कल आपने क्लास को कहाँ पर छोड़ा था, एंड किया था, फिर उसके आगे हम शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, एक आधे स्टूडेंट्स का हो सकता है मे बी रिप्लाई ना पहुंच पाता हो, तो थोड़ा सा धैर्य रखा करो यार। 2-2 हज़ार मैसेज, 1,500 मैसेज एक साथ जब आएंगे तो मैं भी इंसान हूँ यार, मेरी जगह खुद को रख के देखो। आप किसको किसको रिप्लाई करोगे? फिर भी मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, तो किसी को थोड़ा बहुत लेट रिप्लाई हो तो उस चीज़ का इशू मत बनाइए। आप विश्वास रखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई आएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा हाँ, एक बच्चे का कल टेलीग्राम पे प्रश्न आया था कि गुरुजी बर्फ की सिल्ली को अगर हम चारे के भूसे में बंद करके रखते हैं या चारे के चारों तरफ बंद करके रखते हैं तो गुरुजी बर्फ क्यों नहीं पिघलती? बात समझ में आई? एक बच्चे का कल प्रश्न आया था, तो मैंने सोचा अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम बर्फ की सिल्ली को भूसे के आसपास लपेटते हैं या चारे के आसपास लपेटते हैं तो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल से बर्फ का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। अच्छा, जब बर्फ की सिल्ली को, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बात करूं कि बर्फ की सिल्ली को मैंने भूसे के चारों तरफ रखा, तो अब बर्फ का जो तापमान है वो ना तो बाहर जा रहा है और ना बाहर का तापमान भीतर आ रहा है बर्फ में। क्यों? क्योंकि एक जो भूसा है, ये भूसा या चारा, ये एक दीवार की तरह काम कर रहा है। ना बाहर की गर्मी अंदर आ रही है, ना अंदर की गर्मी बाहर जा रही है। इसलिए बर्फ कभी भी नहीं पिघलती भूसे के अंदर। अगर आप खुला छोड़ दोगे बर्फ को तो बाहर की जो गर्मी है, ऊष्मा है, वो बर्फ को पिघलाने लगेगी और बर्फ के अंतर आणविक बल को कमजोर कर देगी। इसलिए बर्फ बाहर
पिघलना शुरू हो जाती है, जबकि भूसे में या चारे में नहीं पिघलेगी। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद। डिस्टिलेशन कंप्लीट हो गया था। डिस्टिलेशन कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में, अणु के बारे में, बंध के बारे में, रासायनिक बंध के बारे में, सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि 12 मिलियन संपूर्ण होने की खुशी में RWA की पूरी टीम राजस्थान आ रही है, जयपुर आपके शहर, मन्नत मैरिज गार्डन में रिद्धि सिद्धि सर्किल के पास। तो आप सभी लोग 7 अप्रैल को 11 बजे जरूर से जरूर वहाँ पहुँचें। मुलाकात होगी आप सभी से, है ना, मिलने का मज़ा आएगा। आप सभी भी रहेंगे तो बातचीत करने का, फेस टू फेस बात करने का एक अलग ही अंदाज रहेगा। धन्यवाद। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध। ठीक है भैया, क्या है परमाणु संरचना, परमाणु संरचना परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध। ध्यान से समझिए, रासायनिक बंध। हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा टॉपिक मैंने शुरू किया है और ये भी संभवतः कल तक समाप्त हो जाएगा। टोटल 8 टॉपिक हैं, इस महीने हम सिलेबस बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। ये टॉपिक कल तक समाप्त हो जाएगा। आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे गुरुजी? यहाँ पर हम पढ़ेंगे, परिचय समझ लीजिए, हम पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी, यानी कि परमाणु थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, परमाणु थ्योरी जो कि डाल्टन ने दी थी, बोर ने दी थी, कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो परमाणु की थ्योरी दी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, दूसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम अणु और परमाणु में अंतर समझेंगे, अणु और परमाणु में अंतर समझेंगे। ठीक है मेरे भाई। रासायनिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कोई समस्या? क्या होता है? रासायनिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और द्रव्यमान संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ पॉइंट होंगे जिनको हम इसमें कवर करेंगे, सारी चीज़ों को मिला जुला कर पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। शुरुआत करते हैं हम परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध, यानी कि इसको अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो बच्चे हम हेडिंग क्या लगा सकते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन। चलिए, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत किसने की। सबसे पहले एक प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है उसको समझ लो कि केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न पेपर में बहुत बार आता है और ALP में कई बार पूछा गया है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर प्रश्न आता है तो आपको मालूम होना चाहिए रासायनिक विज्ञान का जनक, विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर एक वैज्ञानिक थे। क्या थे भैया? लेवोजियर। ठीक है ना भाई, एक वैज्ञानिक थे, उनको कहा जाता है, वैज्ञानिक को कहा जाता है। याद रखना इस बात को। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आप लोगों को। अगर इंग्लिश में बात करें तो फादर ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज
लेवोजियर इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है भैया, लेवोजियर इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। गुरुजी आपने ये बात अभी क्यों बताई? ये बात तो आपको सबसे पहले वाली दिन की क्लास में बता देनी चाहिए थी। नहीं मेरे भाई, ये बात यहाँ पर बताने का एक मुख्य कारण है क्योंकि इन्हीं ने परमाणु संरचना के कॉन्सेप्ट को बताया था। यहाँ तक क्लियर हो गया भैया? किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए, लिख लिया होगा आपने। ठीक, अब लेवोजियर और प्राउस्ट ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं के द्रव्यमान के लिए दो नियम दिए। ध्यान से सुनिए, इनके दो नियम क्या थे? पहला नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान से सुनिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला नियम। इसमें इन्होंने क्या कहा? द्रव्यमान का संरक्षण नियम इसे कहा। कठिन कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनते जाओगे तो सब कुछ आसान है, माइंड में बैठता जाएगा। हाँ भैया, नया चैप्टर है। ठीक है ना? हाँ, क्रिस्टलीकरण को मैं यहीं पर कवर करूंगा मेरे भाई, क्यों परेशान हो? ठीक, चलिए, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, संरक्षण नियम। देखो, अगर हम द्रव्यमान का संरक्षण नियम के बारे में बात करें तो द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना तो मिटाया जा सकता है। ठीक है भैया? अच्छा, पीवाईक्यू के लिए जरा एक चीज समझ लो। पीवाईक्यू के लिए पहले हम आसानी से पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे, फिर पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब पे होंगे पीवाईक्यू, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए तो पीवाईक्यू बनेंगे ही नहीं आपसे। तो पहले कॉन्सेप्ट को कवर कर लो। पीवाईक्यू हमारे पास बहुत है और आसानी से हम पीवाईक्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भैया? हाँ ठीक। और रही बात जो कह रहे हैं कि क्रिस्टलीकरण रह गया था, क्रिस्टलीकरण रह नहीं गया, उसको मैंने इस टॉपिक में जोड़ा है क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट उसका एक और नया बनेगा, तो हम यहाँ पर उसको समझते हुए चलेंगे। परेशान मत हो मेरे भाई, हमको भी मालूम है। ठीक, चलिए, द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा, द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। यानी कि अगर हम अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए लिखें तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है भैया? सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने भौतिक विज्ञान अगर पढ़ा होगा जीवन में कभी, तो उसमें ऊर्जा संरक्षण का एक नियम आता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का ना तो कभी सृजन किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा न कभी बनाई जा सकती है, और ना तो ऊर्जा कभी मिटाई जा सकती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के बारे में बात करते हैं, और ये नियम किसके द्वारा दिया गया था? लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। इस चीज को याद रखिएगा, लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। क्या था ये नियम? कि द्रव्यमान को कभी भी ना बनाया जा सकता है और ना तो मिटाया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई? द्रव्यमान को ना कभी बनाया जा सकता है और ना तो मिटाया जा सकता है। ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम होता है। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, अच्छा, और एक समझिए, इसके बाद आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
दूसरा दूसरा नियम जो दिया इन्होंने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, तो आतंक मत काटो फर्जी की हिंदी में पढ़ाओ या अंग्रेजी में पढ़ाओ। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को जरूर समझ लो। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ध्यान से सुनो क्या होता है। स्थिर अनुपात का नियम कहता क्या है, हमसे सुनना है, खाली आप लोगों को सुनना है, ठीक है ना। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? अगर हम स्थिर अनुपात के नियम के बारे में बात करें तो मेरे भाई इस नियम के अनुसार ये कहता है कि जितने भी यौगिक हैं या जितने भी परमाणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे एक निश्चित तत्व से एक निश्चित मात्रा में मिलकर बने हैं। उदाहरण के लिए देखो, जैसे मैं बात करूं कि अगर हम पानी के बारे में बात करें तो पानी एक प्रकार का यौगिक है मेरे भाई, है अकार्बनिक यौगिक है, पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था आपको, यानी कि अजैविक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो तो अब देखो यहाँ पर पानी किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लेकिन अगर आपको पानी चाहिए तो आपको हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलाना होगा। इनका अनुपात निश्चित है, ठीक है मेरे भाई, इनका अनुपात निश्चित है। अगर आपने 1 हाइड्रोजन का मिलाया 1 ऑक्सीजन का मिलाया तो ये क्या बन जाएगी? ये हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगी। ठीक, लेकिन अगर आपको पानी ही बनाना है तो आपको एक निश्चित अनुपात में, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाना होगा, तभी क्या होगा? आपका पानी का निर्माण होगा। यहां तक क्लियर हो गई बात? कुछ कठिन नहीं है यहाँ पे। ठीक, चलिए, इसी को जो हम किसी एक निश्चित मात्रा में तत्वों को मिलाते हैं ताकि हम किसी नए यौगिक का निर्माण कर सकें, इसको हम क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर हम इसमें लिखें तो हम क्या लिखें? तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है जिससे नए यौगिक का निर्माण हो, जिससे एक निश्चित यौगिक का निर्माण हो या नए यौगिक का निर्माण हो। ठीक है भैया, नए यौगिक, बंद मत करो यार, नए यौगिक का निर्माण हो। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी वाले बच्चे क्या लिख लेंगे? एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, एलिमेंट्स आर फिक्स्ड in a constant ratio, in a constant ratio to form compounds, to form compounds, या आप मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो, और मॉलिक्यूल्स। हिंदी और अंग्रेजी दोनों बच्चों को समझ में आ गया होगा, नोट्स बना लो जल्दी से इसके। तो ये दो जो है, ये 2 नियम जो हैं, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम, ये सारे क्या मिलकर ये 2 अनुपात, ये 2 नियम लेवोजियर ने दिए थे। और इसी के आधार पर आगे हम परमाणु की संरचना को पढ़ेंगे। ठीक है भैया, ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है यहां तक? चलो, नोट कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं आपसे।
क्लियर हो गई बात। अब यहां से बाद में हम समझेंगे क्रिस्टलीकरण को थोड़ा सा। क्लियर हो गया भाई। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो क्रिस्टलीकरण के ऊपर, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो। क्या होता है क्रिस्टलीकरण? क्रिस्टलाइजेशन इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीकरण। ध्यान से सुन लो भैया, हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण, ठीक है, बेहतरीन। जरा समझो कि अब हमारे पास कोई एक विलयन है, कोई एक द्रव है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, हाँ यहां पे सुनो भाई, ये जो लेवोजियर और प्रॉस्ट, एक वैज्ञानिक प्रॉस्ट भी थे इनके साथ, दो लोगों ने मिलकर ये संरचनाएं दी थी, ये दो नियम दिए थे। लेवोजियर और प्रॉस्ट दोनों दोनों लोगों ने मिलकर ये संरचनाएं, ये नियम दिए थे। और एक चीज यहां समझ लो, यहाँ पे मैं आपको स्थिर अनुपात का जो नियम बता रहा था, मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि पानी अगर आप बनाना चाहते हो तो एक निश्चित अनुपात में, यानी कि 2:1 के अनुपात में आपको मिलाना होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तभी पानी मिलेगा, बनेगा। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर एक एक मॉलिक्यूल मिलाओगे तो नहीं बन पाएगा, इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी। दूसरा, ठीक इसी प्रकार H2O2 मिलाओगे तो भी पानी नहीं बनेगा। अगर आपको वाटर बनाना है तो एक निश्चित अनुपात में आपको यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने होंगे, जिनका अनुपात 2:1 होगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात। क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण किसे कहा जाता है? किसी भी विलयन से, किसी भी विलयन यानी कि सॉल्यूशन, विलयन अर्थात सॉल्यूशन से कणों को अलग करना, कणों को अलग करना। कणों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रिस्टल्स कहते हैं। क्रिस्टल्स को अलग करना, अलग करना क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। ठीक, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अंग्रेजी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? अंग्रेजी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? अंग्रेजी वाले बच्चे कहेंगे कि, ध्यान से सुनिएगा, सेपरेटिंग क्रिस्टल्स, सेपरेटिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम any solution is known as crystallization, क्रिस्टलाइजेशन। अब जरा ध्यान से सुनो, यहां पर क्या होता है? क्रिस्टल्स को अलग करना है आपको, किससे? किसी भी सॉल्यूशन से। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम सीधा सीधा लेते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट यानी कि नमक का शुद्धिकरण। अगर हम बात करें तो नमक का जो शुद्धिकरण होगा, यानी कि नमक के कणों से गंदगी को हटाना, किसके तहत किया जाएगा? ये क्रिस्टलीकरण के द्वारा ये संभव होगा भाई। ठीक है, क्रिस्टलीकरण, ठीक, ये किसके द्वारा संभव होगा? क्रिस्टलीकरण के द्वारा संभव होगा, यानी कि नमक का शुद्धिकरण करना। अच्छा, कई किताबों में आपको इसको शायद रवाकरण के नाम से भी दिया गया है, और कई किताबों में क्रिस्टलीकरण के नाम से भी दिया गया है। ठीक, अंग्रेजी में क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ये हर किताब में, इंग्लिश में क्रिस्टलाइजेशन ही है। हिंदी में कई किताबों में
रवाकरण और कई किताबों में क्रिस्टलीकरण है, तो आपको जो बेहतर लगे आप समझ लो। यहाँ पर क्लियर हो गई। किसी भी विलयन से कणों को अलग करना, जैसे हमने नमक के पानी से, समुद्र के पानी से नमक को अलग किया, तो नमक के दाने दाने को अलग किया, क्रिस्टल्स को अलग किया। ये किसके द्वारा किया गया? क्रिस्टलीकरण के द्वारा किया गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत? समुद्र के पानी से नमक को अलग करना, उदाहरण साफ साफ लिखा हुआ है, नमक का शुद्धिकरण, एग्जाम्पल। ठीक है मेरे भाई, इसी को क्या कहेंगे हम? क्रिस्टलीकरण। डन, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आती है बात डाल्टन के एटॉमिक सिद्धांत के बारे में समझना पड़ेगा। किसके बारे में समझना पड़ेगा? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जहां से पेपर में कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जरा एक चीज ध्यान से समझना, पहले इसको तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझो। डाल्टन साहब ने जो, डाल्टन क्या थे? एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे शायद। ठीक है, डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं को लेकर अपनी एक नई थ्योरी दी थी। वो थ्योरी हालांकि आगे आने वाले समय में पूरी तरीके से फेल मार गई। क्यों? क्योंकि उनकी थ्योरी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि किसी भी परमाणु की परिभाषा को परिभाषित नहीं करती थी। तो पहले एक बात हमें समझनी होगी कि डाल्टन ने क्या थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी। ठीक है मेरे भाई, डाल्टन ने कहा कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ठीक है मेरे भाई, परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ठीक, तथा परमाणु, ध्यान से सुनना क्या कहा, तथा परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। ये कहा उन्होंने, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी एवं मुक्त इकाई है। ध्यान से सुनना, कहना क्या चाहते हैं ये? मुक्त इकाई है। देखो भैया, इन्होंने कहा कि सभी पदार्थ जो हैं किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से, यानी कि एटम्स से मिलकर बने हैं। ठीक है भैया, सभी पदार्थ एटम्स से मिलकर बने हैं, और एटम जो है यानी कि परमाणु जो है वो किसी भी मैटर की या किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी और मुक्त इकाई है। ये कहा किसने? डाल्टन ने कहा। ठीक, अब जरा यहां पे समझो, अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, made up of atom, and atom is the basic and free unit। ठीक है मेरे भाई, यानी कि मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है और एटम जो है बेसिक और फ्री यूनिट है। इसको आप लिख लीजिए। मैं अभी बताऊंगा कि इनकी थ्योरी फेल भी क्यों हुई, क्या कारण रहा जो इनकी इस थ्योरी को फेल कर दिया गया, माना नहीं गया। ठीक है भैया, यहां तक कोई समस्या? ठीक, क्लियर हो गई बात? ये लिख लिया आपने। दूसरा इन्होंने क्या कहा, देखो इसमें समझने वाली बात ही क्या है यार, आप कह रहे हो नहीं समझ में आया। डाल्टन साहब ने बस यही कहा कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं और परमाणु जो है किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है।
ये थ्योरी उन्होंने दी। बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से समझो। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम इज द बेसिक एंड फ्री यूनिट, यानी कि जितने भी पदार्थ हैं इस विश्व में वो किससे मिलकर बने हैं वो किससे मिलकर बने हैं? वो बने हैं परमाणुओं से, और ये परमाणु जो है ये किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए अच्छा, दूसरा इन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो है, जो एटम जो है, परमाणु सबसे छोटी इकाई है, सबसे सूक्ष्म इकाई है, सबसे सूक्ष्म होते हैं और सबसे सूक्ष्म होते हैं और ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित नहीं होते। ये भी कहा किसने? डाल्टन ने। अभिक्रिया में सम्मिलित नहीं होते। ठीक है भैया सम्मिलित नहीं होते। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन्होंने दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने क्या कहा कि एटम्स आर द माइन्यूट पार्टिकल्स, अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लेंगे, एटम्स आर द माइन्यूट पार्टिकल्स एंड दे डू नॉट टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शंस। ये डाल्टन साहब ने कहा कि यानी कि परमाणु जो है वो सबसे छोटी इकाई है, सूक्ष्म इकाई तो है, लेकिन ये इतने सूक्ष्म है कि ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है मेरे भाई, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ये डाल्टन ने कहा था, इसीलिए इनकी थ्योरी गलत हो गई आखिरी में। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या? देखो, ये परिभाषा पूछी जाएगी कि नहीं पूछी जाएगी, इस परिभाषा से क्वेश्चन तो बनेंगे आपके सामने। ठीक है दोस्त, अब जरा यहां पे समझो, ये क्लियर हो गई बात? यहां तक उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा, अब क्या कहता है कि इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के रासायनिक एवं गुणधर्म अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये बात काफी हद तक मानी भी गई आगे वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन इनकी थ्योरी को पूरी तरीके से नकार दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, रासायनिक और गुणधर्म अलग अलग होते हैं, ये डाल्टन साहब ने बताया, अलग होते हैं। ठीक, कोई समस्या? यानी कि डिफरेंट एटम्स हैज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अंग्रेजी वाले बच्चे ये लिख लेंगे, यानी कि अलग अलग जो अणु हैं, परमाणु हैं, उनके अलग अलग रासायनिक गुणधर्म होते हैं, सबका अलग अलग बिहेवियर होता है। यही कहने का मतलब था डाल्टन साहब। यहां तक क्लियर हो गई बात? नोट कर लिया होगा आपने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर हम बात करें तो परमाणु की संरचना में अपने भारत का भी योगदान रहा। हमारे पुराने जो ऋषि महर्षि थे, उनमें से एक महर्षि थे कणद, एक थे महर्षि कणाद। ठीक है, अगर भारत के किसी वैज्ञानिक या आप भारत से संबंधित परमाणुओं की खोज किसने की थी?
किसने भारत के परमाणुओं के बारे में बताया था? तो वो कौन थे? महर्षि कणाद, जिन्होंने पहले एटम के बारे में यानी कि परमाणु के बारे में पता लगाया था या जानकारी पाई थी। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, पता नहीं कौन से युग की बात है। ठीक है मेरे भाई, अगर भारत से संबंधित प्रश्न आए तो, लेकिन ये प्रश्न आता नहीं है महर्षि कणाद वाला, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, चलिए यहां पे समझ लेते हैं। तो ये भाग इन्होंने दिए कि ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम बात करें तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहली चीज इन्होंने क्या बताई कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं तथा परमाणु सबसे छोटी एवं मुक्त इकाई है। यानी कि जो जितने भी मैटर हैं वो एटम से मिलकर बने हैं और एटम बहुत छोटी और फ्री इकाई है, यूनिट है किसी भी मैटर की। पहली थ्योरी इन्होंने ये दी। दूसरी इन्होंने क्या दी कि परमाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित नहीं होते, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित नहीं होते। ये इनकी दूसरी थ्योरी रही। तीसरी बात इन्होंने कहा कि डिफरेंट एटम्स हैज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के अलग अलग रासायनिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, यहां समझ में आया? कोई दिक्कत? अब जरा सुनो इनकी थ्योरी फेल होने का मुख्य कारण क्या रहा। इनकी थ्योरी फेल होने का मुख्य कारण क्या था? देखो, अगर हम बात करें तो किसी भी परमाणु में उसके उप परमाणु भी होते हैं, जबकि उप परमाणु सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर हम एटम के बारे में बात करें तो एटम तो परमाणु हो गया, ठीक है, कोई समस्या नहीं। इससे छोटी इकाई जो होती है वो होती है सब एटम। क्या होता है? सब एटम, जिसको उप परमाणु भी कहा जाता है, उप परमाणु भी कहा जाता है। ध्यान से सुनना, इसको क्या कहा जाता है? उप परमाणु कहा जाता है। उप परमाणु का मतलब क्या हो गया कि ये परमाणु से भी छोटी इकाई है, जबकि डाल्टन ने क्या कहा था अपनी थ्योरी में कि परमाणु ही सबसे छोटी इकाई है, उससे छोटा कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है मेरे भाई, कि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है, उससे छोटी कोई इकाई नहीं। लेकिन वास्तविकता में जब आगे खोज की गई तो ये पता चला कि परमाणु से भी छोटी इकाई, परमाणु से भी छोटी इकाई क्या है? वो क्या है? उप परमाणु है। ठीक, अच्छा, उप परमाणु के ऊपर आवेश भी होते हैं। ठीक है मेरे भाई, उप परमाणु के ऊपर क्या होते हैं? आवेश होते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो उप परमाणु के ऊपर आवेश या तो धनात्मक होते हैं, जिनको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, या तो ऋणात्मक होते हैं, यानी कि या तो ये धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। ठीक, कोई समस्या? उप परमाणुओं को आयंस भी कहीं कहीं कहा जाता है। आयंस के दो प्रकार हो जाते हैं हमारे पास, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक समझ में आई? कोई दिक्कत? पॉजिटिव और निगेटिव आयंस हो गए परमाणु। उप परमाणु के दो भाग हो गए। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझना कि पॉजिटिव आयंस को तो हमने प्रोटॉन कह दिया, ठीक, और निगेटिव आयन को हमने क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन कह दिया। इनके बारे में मैं आगे विस्तार से पूरी तरीके से चर्चा करूंगा, परेशान मत होना कल की क्लास में। इसको तो हमने प्रोटॉन कह दिया, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर एक तत्व नया भी बना कि जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई पदार्थ दिया गया है, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं और निगेटिव इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। ठीक है भैया, अगर हम यहाँ पर देखें तो जितने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, जितने प्रोटॉन हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो यानी कि इस पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश क्या हुआ? इस पदार्थ पर कुल उपस्थित आवेश
कुल आवेश शून्य हो गया। कुल आवेश क्या हो गया भैया? शून्य हो गया। हो गया, ठीक। यहां से पदार्थ के उदासीकरण के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? पदार्थ के उदासीकरण के बारे में पता चलता है। उदासीकरण के बारे में पता चलता है। अच्छा गुरुजी, उदासीकरण क्या होता है? ध्यान से समझना, एक एक बात पता चलता है। अगर आपने क्लास सुनी होगी, सुन रहे होंगे तो बहुत आसान है, कोई बहुत टफ चीजें नहीं है ये। पदार्थ के उदासीकरण के बारे में पता चल रहा है। यहाँ पर जितने प्लस चार्ज हैं, जितने प्लस आवेश हैं, उतने ही माइनस आवेश हैं। अर्थात पदार्थ ये कैसा है? उदासीन पदार्थ है। उदासीन, इसको आप न्यूट्रल के नाम से भी जानते हैं। उदासीन का मतलब क्या होता है भैया? उदासीन का मतलब न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल नाम सुना होगा आपने कई बार। गाड़ी में गियर भी लगाते हो तो कहते होगे कि गाड़ी किस पे है? न्यूट्रल पे है। न्यूट्रल पे जब गाड़ी होती है तो ना आगे बढ़ती है ना पीछे बढ़ती है, अपनी जगह पे खड़ी रहती। ठीक है मेरे भाई। यानी कि जब समान अवस्था में आवेश आ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? पदार्थ का उदासीनकरण कहते हैं। ठीक। अच्छा, एक तो ये बात रही कि डाल्टन साहब ने सब एटॉमिक कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया, यानी कि उप परमाणुओं के बारे में नहीं बताया, पहली चीज। दूसरी चीज, डाल्टन साहब की थ्योरी में क्या कमी थी? डाल्टन साहब ने नाभिक के बारे में भी नहीं बताया। इसके लिए और इनकी थ्योरी फेल हुई। नाभिक के बारे में भी नहीं बताया, बारे में नहीं बताया। किसने? डाल्टन ने। ठीक। नाभिक अर्थात न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। यानी कि डाल्टन साहब ने यह बताया ही नहीं कि किसी भी पदार्थ में या किसी भी एटम में न्यूक्लियस भी होता है, नाभिक भी होता है। जबकि नाभिक का होना, तो अगर नाभिक नहीं होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर चक्कर काट रहे हैं परमाणु के, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस बात को भी समझो आप। तो डाल्टन की थ्योरी में न्यूक्लियस का कोई जिक्र नहीं होने के कारण भी यह थ्योरी फ्लॉप मार गई, फेल मार गई। आपको कारण पता चले डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्यों फेल हुई। अभी तक आप ये मानते थे कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई, लेकिन क्यों फेल हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, यह आपको मालूम नहीं था। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहां से सुनो ध्यान से मेरी बात। एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है पेपर में, वो क्या है? एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है पेपर में, वो क्या है? बहुत ध्यान से सुनने का। और रेलवे में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो यहां पर समझ लो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना। क्या प्रश्न है? मशहूर प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ध्यान से सुनिए। आवाज आ रही है? क्लास बराबर चल रही है? ठीक है, डन है। चलो, डाल्टन ने नाभिक के बारे में नहीं बताया, इसलिए भी इनकी थ्योरी फेल हुई। अब सुनिए, जो मशहूर प्रश्न है क्या है, पेपर में जो अक्सर आता है कि मान लीजिए ये कोई एक पदार्थ है और पदार्थ में से क्या किया गया? पदार्थ में धन आवेश दिया गया। क्या दिया गया? पदार्थ में धन आवेश दिया गया। पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में धन आवेश दिया गया। कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश दिया गया। ध्यान से सुनना, प्रश्न समझना, इसको नोट कर लेना इस प्रश्न को, क्योंकि ये पक्का पेपर में हर बार आता है और इस बार भी पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, धन आवेश दिया गया, दिया गया, तो बताओ
पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा? पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है भैया, बढ़ेगा या घटेगा? बहुत ध्यान से सुनना। अब आप लोग जरा कमेंट करके बताओ कि अगर किसी पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया या किसी भी पदार्थ को धन आवेश दिया गया तो उस पदार्थ का द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? इस बात को बताओ, इतना कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैं विस्तार से एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, लेकिन पहले मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं कि पदार्थ में अगर धन आवेश दिया गया तो इसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है भैया, बोलिए। ठीक है मेरे भाई, रामेश्वर पांडे कह रहे हैं स्थिर रहेगा। प्रशांत दर्पण कह रहे घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। बहुत लोग कह रहे हैं डिक्रीज होगा, घटेगा। बहुत लोग कह रहे हैं घटेगा। अच्छा, मान लो अब यही प्रश्न पेपर में आ गया होता तो जैसा कि बहुत लोग कह रहे हैं घटेगा, तो घटेगा पे ही टिक मारते, और जैसे ही आप घटेगा पर टिक मारते, डिक्रीज पर टिक मारते, आप एक नंबर अपना गंवा देते। वास्तविकता में क्या होगा, जब किसी भी पदार्थ में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब किसी भी पदार्थ में धन आवेश दिया जाएगा तो उस पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा घटेगा। क्यों? क्यों घटेगा? गुरुजी रीजन क्या है, कारण क्या है? हम तो कारण से मानेंगे, आपके कहने से नहीं मानेंगे। बिल्कुल मत मानो, सुनो कारण क्या है। देखो, अगर हम बात करें तो मान लिया ये एक पदार्थ है जिस पर क्या है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। क्या भर दिए? माइनस चार्ज लगा दिए। ठीक, फिर क्या किया, ध्यान से सुनना। एक पदार्थ ए है जो ऋणात्मक आवेश से आवेशित है, जिसमें निगेटिव चार्ज है। अब क्या हुआ, इस निगेटिव चार्ज को, इस ऋणात्मक आवेश को हमने पदार्थ बी में स्थानांतरित कर दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल। अब यहां पर क्या आ गया, यहां पे आ गया ऋणात्मक आवेश। यहां पे क्या आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया। जब यहां से ऋणात्मक आवेश बी में आ गया तो यह बात निश्चित है, स्वाभाविक है कि यहां से ऋणात्मक आवेश चला गया, और जब ऋणात्मक आवेश चला गया तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा पॉजिटिव चिन्ह। जब भाई माइनस चार्ज यहां से चला जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, धनात्मक बचेगा। ठीक है भैया, यहां पर क्या बचेगा, यहां पर तो केवल धनात्मक आवेश बचेगा ना भाई। जब माइनस यहां से यहां चला गया, इलेक्ट्रॉन जो कि गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं और कोई आवेश गति नहीं करता। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया तो यहां पर कौन सा आवेश बचा, यहां पर केवल धनात्मक आवेश बचा। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पर आए, बी पदार्थ पर आए, तो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान भी तो लेकर आए होंगे। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान भी तो लेकर आए होंगे, ये बात सोचो भाई। मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरा वजन 100 किलो है मान लिया, तो हम यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो हम अपने वजन को भी तो लेकर आगे बढ़ेंगे, यानी कि वहां पे वजन घट गया होगा। ठीक उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे तो इस पदार्थ में वजन घट गया होगा ना। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के साथ इधर शिफ्ट हो गया होगा। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के साथ यहां शिफ्ट हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहां तक? अच्छा, यहां तक मामला डन है। ठीक, अर्थात इस वाले ए वाले पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो गया, घटेगा। ठीक है दोस्त, ए वाले द्रव्यमान का द्रव्यमान क्या हो गया, घटेगा। क्यों? यहां पर हमने क्या उत्पन्न किया, यहां पर उत्पन्न क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। किसकी वजह से?
जब इलेक्ट्रॉन गया, जब ऋणात्मक आवेश गया, तब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, यानी कि धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ, और इलेक्ट्रॉन के जाते ही द्रव्यमान भी इसका घट गया। ठीक है मेरे भाई। कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके आगे बात करेंगे, कल की क्लास में बात करेंगे अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कल। आज हो गया है समय समाप्त। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, एक लोगों ने अभी मैसेज किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूछा था, उनका प्रश्न भी निकल गया शायद। उनका प्रश्न ये था कि अगर गुरुजी किसी भी गर्म चाय को मोटे ग्लास में डालते हैं तो ग्लास जो है चिटक जाता है। प्रश्न अभी यहाँ पर आया था, किसी भी गर्म चाय को या गर्म तरल को, लिक्विड को हम मोटे ग्लास पर, मोटे कांच के ग्लास पे डालते हैं तो ग्लास जो होता है चिटक जाता है, कांच चिटक जाता है। जबकि अगर हम पतले कांच के ग्लास में डालते हैं तो कांच नहीं चिटकता। ऐसा क्यों? देखो, अगर हम बात करें, ध्यान से सुन लो, जिसका भी प्रश्न था अब तो निकल गया, इधर ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये एक मोटे कांच का ग्लास है। क्या है? मोटे कांच का ग्लास है, और इसमें हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड वाली चाय भर दी। कौन सी चाय भरी? जिसका तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब कांच मोटा है, तो यानी कि इस कांच में जो परमाणु होंगे वो आपस में बहुत क्लोजली, बहुत नज़दीकी से बैठे होंगे, बहुत मजबूती के साथ फिक्स होंगे। यानी कि इस ग्लास का IMF क्या होगा? हाई होगा। यानी कि अंतर आणविक बल जो होगा वो काफ़ी अधिक होगा। ठीक, अब ये 200 डिग्री तापमान की ऊष्मा जब इसमें आएगी तो ये पार्टिकल क्या करेंगे? ये कण जो होंगे आपस में गति करना शुरू कर देंगे, और जब कण गति करना शुरू करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागने के कारण, कणों के दूर दूर भागने के कारण क्या होगा मामला? कणों के ऊष्मा के कारण दूर दूर भागने की वजह से, ऊष्मा के कारण दूर भागने की वजह से, दूर भागने की वजह से ग्लास का कांच चिटक जाएगा। ग्लास का कांच जो होगा चिटक जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनो, जबकि अगर ये कांच पतला ग्लास होता तो अब ये एक ग्लास है जिसका कांच क्या है? पतला है, तो इसका IMF क्या होगा? अंतराण्विक बल क्या होगा? लो होगा। तो जब हम चाय इसमें भरेंगे तो जो चाय का टेम्परेचर है, जो चाय का तापमान है, वो इन अणुओं के बीच में, ऊष्मा इन अणुओं के बीच में फिक्स हो जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए ये नहीं टूटेगा, क्योंकि इनमें ऑलरेडी इतना गैप होगा कि ये ऊष्मा को अपने बीच में एडजस्ट कर लेंगे या शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन जो मोटे कांच का ग्लास होगा उसमें जैसे ही आप डालोगे बहुत ऊष्मा वाली चाय या बहुत अधिक तापमान वाला कोई भी तरल, तो उसके अंतर आणविक बल में क्या होगी? गति उत्पन्न होगी, जिसके कारण वो मोटी परत वाला कांच चिटक जाएगा। ठीक है भैया। ठीक है दोस्त, यहां तक उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको मिल गए होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं अभी टेलीग्राम पे मैसेज डालूंगा, तो इस बात को मेरे को ज़रूर सूचित कीजिएगा कि कितने लोग क्लास में प्रेजेंट थे। ठीक है भैया, है ना? आप उसमें अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। और जिन लोगों को केमिस्ट्री कठिन लग रही है तो उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरे भाई ये केमिस्ट्री है, हलवा नहीं कि आराम से तुम खा लोगे। और रेलवे की नौकरी तुमने 500 रुपये का RWA का बैच खरीद के ले ली, ऐसा नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी आप। इसीलिए आपको इतनी विस्तार से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो सीधा डेफिनेशन लिख के, एग्जाम्पल लिख के मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका मेन रीज़न ये है कि रेलवे में अच्छे खासे लेवल की साइंस आपको देखने को मिलेगी,
और आपका अगर बैकग्राउंड नहीं है साइंस से तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। अगर आपने कक्षा 10, 11 और 12 में विज्ञान नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इस चीज को आप समझ लो। अगर इतनी आसानी से विज्ञान आ रही होती तो सब रेलवे में सिलेक्ट हो गए होते। मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। कोई भी समस्या है टेलीग्राम पे जरूर मैसेज कीजिएगा, आपका जरूर उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, और रिएक्शन जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। मुलाकात होगी कल फिर दोपहर में 11 बजे इसी टॉपिक के पार्ट 2 के साथ। कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमारा तीसरा टॉपिक कल समाप्त होगा, हमारे पास बचेंगे 5 टॉपिक। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।